तो अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर इन पोलर फॉर्म विद आर्ग्यूमेंट बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो हम लोगों ने अब तक कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है और हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे अब तक रेक्टेंगुलर फॉर्म के थ्रू। रेक्टेंगुलर फॉर्म जो थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते थे। यानी हमारे पास एक आर्जेंट प्लेन होता है, दिस इज द आर्जेंट प्लेन जो हमने 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। इसके अंदर जैसे मैं बताया कि फॉर एग्जाम्पल एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस से 1 + 2 आयोटा। ये हमारे पास हमारा इमेजनरी लाइन है, ये हमारी रियल लाइन है। और इसके ऊपर हमारे पास 1 है तो 1 यहाँ जाएंगे और 2 आयोटा यानी ये यूनिट है तो यहाँ पर हम लोग 2 चले जाएंगे, 1 है 2। तो दिस इज आवर नंबर स्पेसिफिकली। और ये इस पॉइंट पर हमारे पास हमारा नंबर मौजूद है 1 + 2 आयोटा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर था और इसी को आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हैं 1, 2 कि ये 1 यहाँ है और 2 यहाँ पर है वाई एक्सिस में। तो बेसिकली ये रियल पार्ट हो जाता था, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता था। अब एक और तरीका, यानी एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब जो सेकंड हमारे पास सिस्टम है दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके अंदर हम लोग पोलर फॉर्म के थ्रू लिखेंगे। पोलर फॉर्म में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम दो और टर्म्स के थ्रू एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। एक तो तरीका है आप एक्स और वाई से डिफाइन करते हैं, उससे आप पॉइंट निकाल लेंगे। एक और तरीका ये है कि आप लोग ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालें, जो कि हमें पता है कि होती क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस, जिसे हमें कैलकुलेट करना भी आता है, यहीं से ड्राइव हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ a + b², ये लेंथ आ जाती है थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। बट एनीवेज ये जो हमारे पास लेंथ है जिसको लेट अस से r, बट इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये अगर हम लोग लेंथ ले लें और इसके साथ साथ इस लेंथ से तो जाहिर सी बात है हम अलग से उस पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यही पॉइंट अगर यहाँ पर हो, अगर लेट से यहाँ पर हो और एक सर्कल के अंदर ये रेडियस बना रहा है और हमारे पास यही वाली लेंथ है, तो ये दोनों की दोनों लेंथ सेम है लेकिन पॉइंट्स डिफरेंट है। तो हमें एक दूसरी क्वांटिटी की भी जरूरत है, दैट इज द एंगल। तो एंगल के थ्रू अगर एंगल और एक एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग ले लें तो इससे भी हम लोग एक पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो अगला जो तरीका है पोलर फॉर्म के अंदर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो आप लोग एक रियल पार्ट लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। पोलर फॉर्म में आप लोग एक उसकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और इसके साथ साथ आप एक एंगल थीटा लेंगे, और हम लोग इस एंगल थीटा को किसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इस एंगल थीटा को हम लोग कहते हैं, इस आर को तो मॉड्यूलस कहते हैं, एंगल थीटा को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो एंगल थीटा है ये हम लोग लेते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा हम लोग इस एक्सिस से लेंगे इसको, और इसको हम लोग लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, वी टेक इट काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। या बुनियादी तौर पर जब हम लोग आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो अगर हम लोग उसको काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होगी, यानी ये ओरिजिन है। हम इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं जिस तरह घड़ी चलती है, लेकिन फिर ये आर्ग्यूमेंट हम नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो दोनों तरीके से आर्ग्यूमेंट ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट क्या है, आप ये वाले भी बता सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स कम्प्लेक्स नंबर की, आप बहुत सारी बता सकते हैं, लेकिन फिर आपको सामने नेगेटिव साइन लिखना होगा। एक जो आर्ग्यूमेंट है कम्प्लेक्स नंबर की, ये इन्फिनिट होती है। इन्फिनिट कैसे होती हैं? आपके पास अगर ये एक आर्ग्यूमेंट है तो इसी को अगर आप एक 30-60 डिग्री घुमा दें तो ये भी आर्ग्यूमेंट है, फिर ये एक और चक्कर लगा के एक और आर्ग्यूमेंट है, वैसे इन्फिनिट आर्ग्यूमेंट्स है। फिर दूसरी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट्स है। अब नेगेटिव तरीके से हम देखें वो होगा क्लॉकवाइज, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ एक ये आर्ग्यूमेंट है, फिर उसके बाद जाकर इसको पूरा घुमा के ले आए, एक ये आर्ग्यूमेंट है लेकिन ये नेगेटिव साइंस के साथ होगी। तो आर्ग्यूमेंट कई सारी हैं, उसके अंदर हम लोग इंटरवल्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट तो इस इंटरवल के अंदर, तो बेसिकली आपके पास दो इंटरवल्स हैं। एक तो आपके पास इंटरवल है, अगर हम लोग रेडियंस के अंदर बात करें, एक इंटरवल है आपके पास 0 और 2 पाई का, जो सबसे लॉजिकल इंटरवल लगता है। इसके अंदर आपका आर्गूमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये है बेसिकली अगर डिग्री के अंदर बात करें 0 से लेकर 360 डिग्री तक, यानी एक पूरे चक्कर के अंदर। इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट को हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज नापेंगे क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कोई नेगेटिव साइन की नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं मौजूद नहीं इस इंटरवल के अंदर। ये 0 से 360 डिग्री तक है, बीच में नेगेटिव कहीं नहीं आता। यहाँ 0 से 2 पाई रेडियंस तक है, बीच में नेगेटिव आपको कहीं भी नहीं आता। तो एक तो ये तरीका है जो सबसे लॉजिकल लगता है कि आप हमेशा इधर से काउंटर क्लॉकवाइज नापें। अगर ये इस तरह से है तो इधर तक नाप लें। अगेन 360 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं होगा। अगर ये वापस से इधर आ जाता है घूम के तो आप सिर्फ ये वाला अक्यूट एंगल नाप लें, इसको पूरा चक्कर ना घुमाएं, फिर 360 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो एक इस इंटरवल के अंदर आप लोग आर्ग्यूमेंट नाप लें। और फिर दूसरा एक जो है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कई सारी हो सकती हैं, इन्फिनिट है वैसे तो। एक इस इंटरवल के अंदर है और दूसरी है द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो कि कई सारे इंटरवल्स के अंदर होती है। यूजुअली हमारे स्टैंडर्ड जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, उसके लिए आप कोई भी इंटरवल बता सकते हैं। हम लोग अपने लेवल पर और हर जगह आप लोग एक स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं। इसका जो आपका इंटरवल है दैट इज 0 and 1 नहीं, दैट इज -180 to 180 डिग्रीज, या फिर बुनियादी तौर पर -π to π रेडियंस।
बुनियादी तौर पर ये जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ये आपके पास इधर 180 डिग्री से छोटी है या फिर नेगेटिव 180 डिग्री से बड़ी है, ये इस इंटरवल के अंदर मौजूद है। और ये ऑफ कोर्स नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये नेगेटिव है तो हम क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज नाप रहे हैं। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस इंटरवल में है। अगर कभी भी आपके पास 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है तो आप ऑपोजिट साइड से चले जाएंगे। ये बेसिकली आपको ये बता रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास ये वाला एंगल है, राइट, ये वाला आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका अगर आप लोग आर्ग्यूमेंट निकालें इस इंटरवल में तो वो तो बनता है ये वाला, जिसको मैं कहूंगा ये वाइट वाला जो है ये आपके पास ये वाला आर्ग्यूमेंट बन गया। बल्कि मैं ना एक्चुअली में इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के मुताबिक। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है जी थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उस कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास अगर हम लोग निकालें इन द इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल में हम लोग निकालते हैं दैट इज 0 and 2 पाई रेडियंस का इंटरवल। इसके अंदर वो ये वाला बनेगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज, वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ओके हो गया। अगर हम लोग निकालें इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी 0 से नेगेटिव पाई से पाई तक, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यही एग्जैक्टली है, क्योंकि हम लोगों ने उसको 180 डिग्री से छोटा रखना है या फिर नेगेटिव 180 डिग्री से बड़ा रखना है। तो बुनियादी तौर पर ये वाला जो है 180 डिग्री से छोटा है काउंटर क्लॉकवाइज। अब अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज नापूं ये वाला तो ये तो 180 डिग्री से बड़ा है, यहाँ तक 180 डिग्रीज है, या बेसिकली ये नेगेटिव 180 में हम लोग नापेंगे तो ये नेगेटिव 180 से छोटा हो जाता है, इस तरफ नेगेटिव के अंदर छोटा होता जाता है। हमें नेगेटिव 180 डिग्री से बड़ा एंगल चाहिए, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 180 की रेंज के अंदर रह सकते हैं। तो फिर हम लोग हमारा तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारे पास ये वाला, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टेरिक, इसको मैं नाम देता हूँ सर्कल, इसको मैं नाम देता हूँ स्टार। ओके तो हमारे पास सर्कल इज इक्वल टू स्टार, यानी जो इस इंटरवल के अंदर आर्ग्यूमेंट है और इस इंटरवल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि इसी तरह से बात बनती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप लोग देखें तो अब हमारे पास ये पहुंच चुका है इधर। अब अगर आप लोग इधर देखें तो जो ये सर्कल वाला आर्ग्यूमेंट है इस इंटरवल के अंदर वो तो जाहिर सी बात है अब भी इधर होगा, हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज, हमेशा हमने काउंटर क्लॉकवाइज जाना है, पॉजिटिव के अंदर ये होगा। अगर हम लोग अपना स्टार वाला निकालें तो वो भी अब एग्जैक्टली यही ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज जाएं अगेन वो नेगेटिव 180 से छोटा हो जाता है, हमें नेगेटिव 180 से बड़ा चाहिए। इधर ये 180 से छोटा ही है, 180 से हमें छोटा चाहिए, ये नेगेटिव 180 से बड़ा चाहिए। तो इधर ये हमेशा छोटा ही हमें इस इंटरवल के अंदर चाहिए, इस इंटरवल के अंदर आता है। तो सेकंड इंटरवल में सेकंड क्वाड्रेंट में भी स्टार इज इक्वल टू दी सर्कल। थर्ड क्वाड्रेंट में चीजें चेंज होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है, अब यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर तो ये वाला है, राइट, इस इंटरवल के अंदर मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करूं तो इस इंटरवल के अंदर ये जो पिंक वाला है इसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल के अंदर एंगल होगा वो तो यही होगा, काउंटर क्लॉकवाइज हमने जाना है। ओके मेक सेंस, 360 डिग्री से छोटा है, हमें यही चाहिए। तो सर्कल तो हो गया। स्टार, स्टार हम लोग ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा हो चुका है। अगर हम ये लेंगे पॉजिटिव के अंदर तो ये गलत हो जाएगा। अब हमें नेगेटिव की साइड की तरफ शिफ्ट करना होगा और अब हम लोग इस तरफ से आएंगे। इस तरफ से अगर हम देखें तो ये नेगेटिव 180 डिग्री से बड़ा है, यहाँ पॉजिटिव इस साइड से पॉजिटिव 180 से छोटा लग रहा है, होगा ये नेगेटिव के अंदर। तो ये वाला अब बात समझ आती है। इन देयर सर्कल इज नॉट इक्वल टू स्टार, ऐसे केस के अंदर हमारे पास सर्कल तो ये वाला है लेकिन स्टार इसके ऑपोजिट तरफ से आप नेगेटिव के अंदर आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी यही चीज होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी सर्कल इज नॉट इक्वल टू स्टार, वेरी सिंपली, क्योंकि अगर यहाँ पर जाकर मैं इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँ तो ओवरऑल मेरे पास एंगल ये वाला बनता है। तो ये 360 डिग्री से छोटा है इस इंटरवल में, ठीक है, लेकिन इस इंटरवल में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मेरे पास ये वाला बनेगा नेगेटिव में। तो बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। फर्स्ट सेकंड में ये इस जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसके बराबर होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव के अंदर दूसरी तरफ से आ रहा होगा, क्योंकि हमें उसको 180 डिग्री से छोटा रखना है। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग एक कम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में लिखना चाह रहे थे। तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म के अंदर हम लोग उसकी जो सबसे पहले उसकी मॉड्यूलस सीखे हैं जो हमें आता है, अब हमें उसका आर्ग्यूमेंट निकालना भी आता है बेसिकली। अब अभी हमें ये समझ आई है कि आर्ग्यूमेंट है क्या। अब हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कैसे, तो बेसिकली इसको आप इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि किसी भी लाइन का हम लोगों को पहले से पता है, और अभी जल्दी से मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। ये हम लोग पहले से पढ़ा हुआ है कि किसी भी लाइन की जो इंक्लिनेशन होती है, यानी जो एक नॉर्मल इंक्लिनेशन होती है थीटा, ये वाला भी आर्ग्यूमेंट की हम बात नहीं करें, मतलब इसको मैं अल्फा कहता हूँ, लेट अस कॉल इट अल्फा। ये जो किसी भी एंगल की एक इंक्लिनेशन, किसी भी लाइन की एक इंक्लिनेशन होती है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो अक्यूट एंगल बनाती है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन होती है किसी भी लाइन की, ये अल्फा है, या फिर ये वाला जो है ये है अल्फा। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे पास होता है 0 से लेकर बल्कि -90 से लेकर 90 डिग्री तक। ओके
बेसिकली हमारे पास ये इस इंटरवल से भी पीछे है, यानी पाई डिवाइड बाई 2 के अंदर होता है ये वाला एंगल। ये हम लोग इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चूंकि अभी 90 डिग्री से बड़ा हो चुका है, तो ये बेसिकली कंसीडर ये करता है, ये जो फॉर्मूला भी आप समझेंगे कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों कंसीडर करता है, लेकिन एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये निकालते हैं, वो भी कंसीडर कर लेता है कि हमारी लाइन इसके अंदर है, क्योंकि ये फॉर्मूला समझता है इन एंगल्स को है। तो बेसिकली ये +90 है, इन एंगल्स को समझता है, तो वो इस लाइन को इधर ले जाता है इधर, और ये वाला एंगल निकाल देता है, क्योंकि इधर ही एक्सटेंड हो सकती है, हमारी वैल्यूज वही रहती हैं, और ये वाला एंगल नेगेटिव के अंदर निकाल देता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो अब वो इधर इसको एक्सटेंड कर देता है, और अगेन ये वाला एंगल निकाल देता है, जो कि वो अगेन पॉजिटिव के अंदर ही निकालता है। और उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो अब वो हमारे पास यही वाला एंगल निकाल देता है नेगेटिव के अंदर। ये बेसिकली हमारे पास tan फंक्शन है। हमें पता है कि बेसिकली हमारे पास कोई भी एंगल है तो उसका ये जो अल्फा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं थ्रू टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ दिस अल्फा इज इक्वल टू इट्स स्लोप, ये हम लोग पहले भी जानते हैं। और यहाँ पर से हम लोग ये जो अल्फा है इसको निकाल सकते हैं यूजिंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस स्लोप। अब टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज है ये हमारे पास -90 से लेकर 90 तक होती है। जो हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैलकुलेट करते हैं वो इस रेंज के अंदर होता है। होता ये है कि जब कैलकुलेटर के अंदर हम इसको ये वाला बताते हैं तो चूंकि स्लोप इस वाले की और इस वाले की एग्जैक्टली सेम है, जब हम उसको ये वाला बताते हैं तो वो ठीक कहता है ठीक है ये है। जब हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में बताते हैं वो कहता है कि नहीं ये होगा, क्योंकि वो सिर्फ इस लाइन में समझता है, वो समझता है हम इस लाइन की बात करें इसलिए वो ये वाला एंगल देता है। हम लोग जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बताते हैं वो ये वाला समझ जाता है, और फोर्थ के अंदर वो यही समझता है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये ओरिजिनली सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वर्क करता है, यहाँ पर हमें वर्क अराउंड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपको आइडिया समझना जरूरी है कि ये जो अल्फा एंगल है, जो ओरिजिनल हमारे पास एक रेफरेंस एंगल आ रहा है, ये एंगल ये कहाँ किस तरीके से आ रहा है, इसकी बदौलत हम लोग हमारा ये जो आर्ग्यूमेंट है निकालते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे। तो ये है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स। इसके अंदर अगर कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है आर्जेंट प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका अगर आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट निकालना है ऑफ दिस, लेट अस कॉल दिस ए, इस हम कम्प्लेक्स नंबर को ये कहते हैं, इसका अगर आपने थीटा वो आर्ग्यूमेंट निकालना है तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इसका अल्फा निकालना होगा, जो कि बेसिकली आप लोग कहाँ से निकालेंगे, अल्फा आप लोग इसका निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ इट स्लोप। स्लोप बेसिकली इसका आप लोग करेंगे कि इसको मैं ए नहीं कहता, मैं इसको भी कह देता हूँ एक्स, ओके फॉर अ पर्पस, इसको मैं एक्स कहता हूँ। तो बेसिकली हम लोग इसका जो टेंजेंट निकालेंगे, ये वाली लाइन हमें पता है हमारी रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। तो बेसिकली स्लोप इसका होता है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, या बुनियादी तौर पर हम लोग अगर वाई एक्सिस के डिफरेंस निकाल लें तो वो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो है राइट, ये इमेजिनरी हमारा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस, और रियल पार्ट के अंदर हम डिफरेंस बता सकते हैं हमारा रियल पार्ट। ये हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं फॉर दिस अल्फा एंगल। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये अल्फा यही निकलेगा। तो इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा। ओके, सो अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है दिस विल बी इक्वल टू अल्फा। कौन सा आर्ग्यूमेंट, बेसिकली मुझे ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए था, मैं एक्चुअली में इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस साइड पर, जो हमारा, मैं इसको भी यहाँ से क्लियर करूंगा, ये जो फॉर्मूला है ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह हो। जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन द इंटरवल, बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा नेगेटिव पाई और पाई के दरमियान, वो हमारे पास बेसिकली यही अल्फा ही होगा, क्योंकि वो यही एंगल बनेगा, हमने ऊपर देख लिया है। और बेसिकली हमें पता है कि दोनों सेम ही होते हैं, दोनों इंटरवल्स 0 और 2 पाई फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास अल्फा ही होगा। तो ये हम डायरेक्टली निकाल लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी डिवाइड बाई ए। व्हाट अबाउट दोज थिंग्स दैट आर इन द बी क्वाड्रेंट। अब जो कम्प्लेक्स नंबर्स बी में होंगे हमें पता है कि उसका ये जो अल्फा निकलेगा वो ये वाला होगा, राइट, वो ये वाला अल्फा होगा। और बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। वैसे ये अल्फा नेगेटिव के अंदर आएगा क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है, आप लोग जब tan इनवर्स करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जो आर्ग्यूमेंट लेंगे वो हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ ये करेंगे कि वैसे तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, हम लोग करेंगे अब हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी आर्ग्यूमेंट को। इस जगह पर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होगी बेसिकली, मैं इसको बताऊँ, इसके अंदर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वी आर कॉलिंग इट अल्फा। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूँ। है तो ये अल्फा ही, लेकिन वो अल्फा बेसिकली हमारे पास है क्या, इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, हम लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के जो है वो पर्सपेक्टिव के अंदर लिख रहे हैं। बुनियादी तौर पर इट इज इक्वल टू
that tan inverse of the absolute value of its slope, बल्कि absolute value of its slope basically absolute value of b divided by a, tan inverse of the absolute value of b divided by a. तो यहाँ पर हम लोग वैसे कंसिडर करें हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर में, ताकि हमारे लिए समझना इसको आसान है। यहाँ पर हम लोगों ने अब एब्सोल्यूट वैल्यू ना भी हो, ये होता ही पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको नेगेटिव कंसिडर करें फॉर्मूला और बनेगा, पॉजिटिव कंसिडर करें फॉर्मूला और बनेगा, तो वी आर कंसिडरिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट 1 के अंदर आर्गुमेंट। अब क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर क्या होगा, वो बेसिकली ये वाला अल्फा निकाल रहे हैं, ये होगा नेगेटिव बट वी आर कंसीडरिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को देखेंगे। अब हम लोगों ने अपना आर्ग्यूमेंट निकालना है, हम लोग कैसे निकालें। अब हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो दोनों के दोनों सेम ही है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो अभी के लिए जो हमारे पास नेगेटिव पाई और पाई है, हमने ऊपर देख लिया है कि ये दोनों सेम हैं दोनों इंटरवल्स के लिए। ये दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस इज नॉर्मल इंटरवल। हम इनफिनिट इंटरवल्स दे सकते हैं, ये दो कॉमन इंटरवल्स हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ये वाले बेसिकली एंगल्स हैं, राइट। अब ये वाला एंगल आप लोग इस एंगल से कैसे निकाल सकते हैं, साइन को इग्नोर करते हुए, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। साइन को कंसीडर करें तो फिर फॉर्मुला से उस टाइम बताने पड़ेंगे। साइन को हम लोग पॉजिटिव करें अपनी आसानी के लिए। बेसिकली बहुत ही सिंपल रूल है, ये वाला जो हमारे पास एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ये वाला और ये वाला सेम एंगल्स है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो साइन के मुताबिक नहीं होंगे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये दोनों के दोनों सेम एंगल हैं बिकॉज दीज आर, हमें पता है इनको हम लोग कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो हमेशा सेम होते हैं। ये दोनों के दोनों तो सेम है। तो अगर हम लोगों ने ये निकालना है तो हम लोग सिंपली करेंगे हमारा पाई एंगल यानी 180 डिग्रीज माइनस दिस एंगल माइनस अल्फा। और बेसिकली ये जो स्पेसिफिक अल्फा है ये बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन ही कर रहे हैं, बल्कि मैं ना इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये जो ओरिजिनल हम लोगों ने बात की है इसको लेट अस कॉल दिस बीटा, ओके। मैं इसको अब तक बीटा की बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास बीटा अल्फा इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा। हम लोग इसको डायरेक्टली अल्फा लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा। तो जो मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा कहना चाह रहा था, यहाँ बुनियादी तौर पर अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा, यहाँ अल्फा। इनको नाम आप जो मर्जी देते हैं, हम लोग इसका कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इनको नॉर्मली जो अल्फा है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट एंगल समझा जाता है जो कि tan इनवर्स से निकलता है। एनीवेज ये हम लोग लिख लेंगे, याद रखें दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। ये जो अल्फा है दिस इज tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द b डिवाइडेड बाय a, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b डिवाइडेड बाय a। एंड बीटा जो हमने पढ़ा था, बीटा इज सिंपली tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a, साइन इसके अंदर होगा। बट एनीवेज ये तो हो गया, ये क्योंकि हम लोग कर ही कंसीडर ही पॉजिटिव रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। पॉजिटिव ना होता है, ये नेगेटिव में होता है ये आंसर, हमें उसके मुताबिक करना पड़ता है क्योंकि याद रखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो फिर हमें इसके यहाँ पर प्लस डालना पड़ता। तो आप देखेंगे कि अक्सर सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस डाला जाता है, तब वो लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर नहीं करे होते। हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करके सब सारा मसला खत्म करें। लेकिन याद रखें दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स व्हेन यू इग्नोर द साइन, ओके। इसके बाद अब इसके लिए भी यही सेम ही होगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम एंगल्स हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला बड़ा ही ज्यादा सिंपल है, आप लोगों ने वेरी सिंपली अल्फा निकाल लेना है, दैट इज दिस। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से डिफरेंट होगा। फर्स्ट के अंदर दोनों के दोनों सेम होते हैं, सेकंड के अंदर ये जो दो कॉमन है ये दोनों के दोनों होंगे पाई नेगेटिव अल्फा। आप डेरिवेशन में चलिए आप उसको याद कर लें, इधर अल्फा है इधर पाई नेगेटिव अल्फा है। व्हाट अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये कंसीडर कर लेता है ये वाला। तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये व्हाइट वाला है इस तरह, तो अब ये कंसीडर कर रहा होगा इसका ये वाला अल्फा और एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन ले लेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने जो अपना आर्गुमेंट निकालना है, मुझे पता है अब दोनों के दोनों आर्गुमेंट डिफरेंट हैं। दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस इज द नॉर्मल ये वाला आर्गुमेंट। तो अब दोनों के दोनों आर्गुमेंट का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात करूँ अबाउट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी ये वाला, तो बेसिकली मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ। वेरी सिंपली ये ओवरऑल जो हमारे पास लाइन है, व्हाट इज दिस, दिस ओवरऑल लाइन इज पाई। पाए माइनस अगर मैं ये एंगल कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, लेकिन मैंने ये वाला एंगल नेगेटिव में लिखना है क्योंकि ये प्रिंसिपल है। तो इस वजह से चूंकि मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं, मैं करूंगा नेगेटिव और पाए माइनस अल्फा, यानी कि नेगेटिव पाए प्लस अल्फा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। और इधर मैं करने वाला हूँ 0 2 पाए का जो हमारे पास इंटरवल होगा उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी इस स्पेसिफिक इंटरवल के लिए। अब मैंने ये बड़ा वाला एंगल निकालना है, तो अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आप लोग देखें तो ये अगेन दिस इज ऑल्सो पाई, राइट, दिस इज ऑल्सो पाई। और इसके अंदर मैं अगर ये वाला ऐड कर दूं एंगल तो मैं इधर ही पहुंच जाऊंगा। तो मैं अब कर सकता हूँ डायरेक्टली पाई प्लस अल्फा फॉर दिस स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट। मुझे उम्मीद है आपको सारी समझ आ रही है। अल्फा इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट, ओके।
और ये फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी विल यूज़ देम, लेकिन याद रखें इनके अंदर अल्फा कौन सा है। आपकी बुक में डिफरेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं, वो अल्फा कुछ और समझ रहे होंगे, तो ये डिपेंड करता है आप अल्फा क्या समझ रहे हैं। अगर आप अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नहीं समझ रहे, आप अल्फा डायरेक्टली ये समझ रहे हैं, ये वाला विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर आपको साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके मुताबिक आपको फॉर्मूलाज हल्के फुल्के चेंज होंगे। अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती है, आप खुद से वो फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। मैं अब यहाँ पर इस एक स्पेसिफिक एंगल के अंदर बात कर रहा हूँ। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हाट विल हैपन। अब अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स है वो डिफरेंट होते हैं। ये वाला आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो अल्फा है वो डायरेक्टली यही निकल आएगा। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू बी नेगेटिव अल्फा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग नेगेटिव का साइन लाजमी डालेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल है इस साइड से। हाँ अगेन अगर आपकी बुक के अंदर वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते तो वो डायरेक्टली अल्फा लिखा हुआ होगा। और दूसरा वाला जो है 0 और 2 पाई के दरमियान वाला, वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर जाकर बेसिकली। अब वो ये वाला एंगल है, ये बड़ा वाला, तो आपके पास ओवरऑल जो है दैट इज 2 पाई माइनस अल्फा, और कोई ये पॉजिटिव ही होगा। दीज आर द फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज आपने भी याद कर लेने हैं, लेकिन याद रखना है आपको अल्फा कौन सा है। वैसे याद भी ना करें तो आप डायरेक्टली ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ताकि आप कंफ्यूज ना हो पेपर में, आप उनको याद कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के लिए आपके पास है अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों के लिए है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक के लिए है नेगेटिव पाई प्लस अल्फा, एक के लिए है पाई प्लस अल्फा, और एक के लिए है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव अल्फा, एक के लिए 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। वैसे मुझे भी ये याद नहीं होते इतनी आसानी से, सिर्फ पहले और दूसरे के ही होते हैं, तो मैं भी इनको अक्सर ड्राइव ही कर लेता हूँ जल्दी से एक खाका बना के साइड पे। तो मतलब इट डिपेंड्स, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं जल्दी से तो फिर आप इसको याद ना करें, लेकिन अगर आपसे ड्राइव नहीं होता है तो फिर आप इसको याद भी कर लें। बट एनीवेज अब हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको शुरू में क्लियर करना जरूरी था। अच्छा लेकिन उससे पहले जल्दी से हम लोग रिकैप भी कर लेते हैं जो हमने अभी भी पढ़ा है, क्योंकि ये कुछ बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ ये है कि हमारे पास एक अल्फा होगा, उस अल्फा को हम लोग निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ द इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट करके, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू करके। और ये बेसिकली हमारे पास ए बी आ रहा है इस कम्प्लेक्स नंबर से, जब इट इज रिटन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं। यहाँ से अगर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट निकालनी है इस इंटरवल के लिए, तो हमारी जो आर्ग्यूमेंट होगी थीटा बेसिकली। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ जो मैंने नहीं बताई, ये बेसिकली इंटरवल है हमारे पास जो हमने पढ़ा था नेगेटिव पाई और पाई का। बेसिकली मैं अभी तक इसको इस तरह से लिख रहा था, ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे, अगर हमने पढ़ा हुआ है। जब हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच वाला। जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं इसका मतलब ये इंक्लूडेड है। बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं इंटरवल की, तो इनमें से एक को हमने इंक्लूड करना होता है, एक को एक्सक्लूड करना होता है, आपकी मर्जी है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले ये दोनों ये इन दोनों के दरमियान में है, लेकिन ये भी इसका इंक्लूडेड होंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं तो वो दो एंगल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव 180 डिग्रीज है और यहीं से मेरे पास उल्टा नेगेटिव 180 डिग्रीज है, मैं अगर दोनों को इंक्लूड कर दूं तो वो मसला करेगा। तो मैं नेगेटिव 179.9999 तक जाता हूँ बेसिकली इन रेडियंस, और प्लस 180 डिग्रीज को इंक्लूड कर देता हूँ उनमें से कोई एक, या फिर इसको इंक्लूड कर देता हूँ, इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। इन दोनों में से एक को इंक्लूड करेंगे, एक को एक्सक्लूड करेंगे, बट बेसिकली इंटरवल वही है इन दोनों के दरमियान। ओके ये हो गया हमारा इंटरवल, ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, और बाकी इन दोनों के दरमियान वाला सारा। ओके इस इंटरवल के जो हम देखते रहे हैं दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसके हमें पता है कि जब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बेसिकली फॉर्मूला सिर्फ ये कहता है कि वो अल्फा होगा। अगर सेकंड में है दैट विल बी पाई नेगेटिव अल्फा, थर्ड में नेगेटिव पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में नेगेटिव अल्फा। डिराइव भी आप लोग जल्दी कर सकते हैं। और फिर इस इंटरवल के लिए अगेन दिस इज इंक्लूडेड दिस इज एक्सक्लूडेड, यहाँ आप इसको उल्टा कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज 360 डिग्रीज जो हमारे पास है फुल सर्कल है, और अगर हम लोग सिर्फ 0 डिग्रीज ले रहे हैं तो वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। बट एनीवेज हमारे पास इधर ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा अल्फा, सेकंड के अंदर पाई माइनस अल्फा जैसे आपको पता है, थर्ड के अंदर ये प्लस पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बट दिस इज दी समरी टेबल। ओके हम लोग बढ़ते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल की तरफ। जो ओरिजिनल सवाल था वो हमें ये कहता है कि राइट द नंबर इन पोलर फॉर्म विद आर्ग्यूमेंट बिटवीन 0 एंड 2 पाई। दिस मीन्स हमें उन्होंने हमारा इंटरवल भी दे दिया है, हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं निकालना, दूसरा आर्ग्यूमेंट निकालना है, और हम लोगों ने इन नंबर्स के लिए आर्गुमेंट निकालना है। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ मुश्किल नहीं है ये सवाल। कॉन्सेप्ट ना पता होता तो बहुत से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग सकता था। मैं एक्चुअली में इस सब कुछ को क्लियर करता हूँ ताकि हमारे लिए यहाँ पर जगह बन जाए। और ओके तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बेसिकली हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में इट इज a प्लस बी आयोटा, दोनों के दोनों आर्गेन प्लेन के ऊपर ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसको बेसिकली अगर हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दें तो दिस इज ए कॉमा बी आर्गन प्लेन पे इस तरह आ जाएगा, और आर्गन प्लेन पे ही हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि ये इस तरह से हम लिखते हैं इसको इस वैल्यू में। और दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा दैट इज द पोलर फॉर्म आर थीटा, इस तरह से भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि मॉड्यूलस पता हो और एंगल, तो इससे हम लोग उस यूनिक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर का ये सेम नहीं हो सकता, दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स का ये सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल इस तरह दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स का ये चीज सेम नहीं हो सकती। तो इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की जो कंडीशन है वो ये है कि इधर उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो या इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो, या फिर उनका मॉड्यूलस और थीटा इक्वल हो, तब भी दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। तो इसी को हम लोग दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को जब हम लोग दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो ये हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ ड्राइव नहीं करूंगा, अगर आपको थोड़ी सी पिथागोरस थ्योरम आता है या ट्रिग्नोमेट्री आती है आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, आपकी बुक में ड्राइव होगा। बट बेसिकली इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें यानी एज एन इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास बन जाता है। इसी को फिर लिखना है जिसका हमने इसको इस तरह लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास बनता है आर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ओके, तो बेसिकली आप आर को यहाँ लिख देते हैं, लेकिन फिर ब्रैकेट लगाते हैं, कोसाइन लिखते हैं अपना आर्गुमेंट लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं, साइन लिखते हैं अपना आर्गुमेंट लिखते हैं। इसको अगर हमने ट्रांसफॉर्म बनाए इक्वेशन में इस तरह होता है, ड्राइव भी आप लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। और ये बेसिकली ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, और यहाँ पर इसी को अक्सर शॉर्ट करके लिखा जाएगा आर सी आई एस थीटा कोसाइन आयोटा सिस एस, मतलब ये सिस कुछ होता नहीं है, इसी को हम शॉर्ट करके लिख रहे हैं सिस। ओके, एनीवेज अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि जी इसका जो है वो आर्ग्यूमेंट निकालें, तो इनमें से कोई एक कर देते हैं, हमें कॉन्सेप्ट तो पता है। लेट अस डू द थर्ड वन दैट सेज 3 + 4 आयोटा। इसकी हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट निकालनी है। याद रखें इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट कहें तो इट इज़ बेटर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालें, या दोनों दोनों ना निकालें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालें। लेकिन जब उन्होंने बता दिया है तो वी विल फाउंड दिस इन द इंटरवल और 0 और लेट्स इंक्लूड 0, लेट्स एक्सक्लूड 2 पाई। और इस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो हम लोगों ने निकालनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर z, इसको लेट अस कॉल इट z। और इसकी हमें जो आर्ग्यूमेंट निकालनी है वी नो हाउ टू फाइंड इट। सबसे पहले हमें निकालना होगा इन विच क्वाड्रेंट इज दिस। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स वाले भी पॉजिटिव है, वाई वाले भी पॉजिटिव है, ये मैंने एक्चुअली में इस समरी टेबल में भी लिखा हुआ था, आई थिंक यस। बेसिकली आप पहचान जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव इन द थर्ड, एंड पॉजिटिव नेगेटिव इन द फोर्थ। एनीवेज दिस स्पेसिफिक वन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं यहाँ पर मुझे आता है, लेकिन मैं ड्राइव करूंगा क्योंकि मैं बाकी सबके लिए भी ड्राइव करता हूँ। जल्दी से हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता, हम जल्दी से ड्राइव कर लेते हैं। वी आर यूजिंग दिस इंटरवल, ओके, और हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेट अस अज्यूम अ लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर रफ वर्क में करेंगे। और जल्दी से आप लोग कहेंगे अच्छा ये वाला एंगल है, और खुद से आपको समझ आ रहा है कि दिस विल बी इक्वल टू द अल्फा, राइट। ये तो है, उस रेंज के अंदर भी आता है। सो दिस मीन्स के दिस इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज इक्वल टू द tan इनवर्स of the absolute value of a of b divided by a, right। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 डिवाइडेड बाय 4 ही होती है, बल्कि 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3। इसका आप लोग tan इनवर्स निकालेंगे ऑफ कोर्स से कैलकुलेटर के ऊपर, tan इनवर्स ऑन अ कैलकुलेटर 4 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.02। बल्कि ये अच्छा ये नहीं होगा, मैंने tan निकाल लिया है। लेट्स कैलकुलेट tan इनवर्स। tan इनवर्स इसका आता है 53.1 डिग्रीज। थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड चलते हैं, इसको रेडियंस में निकालते हैं, दोनों में आप निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको रेडियंस में शिफ्ट करूँ हमारे कैलकुलेटर को, ओके, सो रेडियंस में हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है। tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3 0.92 at 2.927 0.927 रेडियंस। तो दिस इज आवर आंसर। सो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है इस कम्प्लेक्स नंबर की दैट इज 0.927। ओके, बाकी सारी भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। बट याद रखें कि क्वाड्रेंट कौन सा है उसके मुताबिक आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, और इंटरवल को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस क्वेश्चन राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, साथ में आर्जेंट पेन पे भी ड्रॉन है। हम लोगों ने इसको पोलर फॉर्म, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है, उसके अंदर हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल इनमें से हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस डू दिस वन। और ये बेसिकली हमारे पास दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट वाले की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, चूँकि दिस इज वाई एक्सेस इज नेगेटिव एंड एक्स एक्सेस इज पॉजिटिव। तो बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। इसको हम लोगों ने फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्ट करना है टू इट्स पोलर फॉर्म, विच इज़ वेरी सिंपल। हमें पता है
कि इसी कम्प्लेक्स नंबर की जो हमारे पास पोलर फॉर्म होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी आर कोसाइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन थीटा, बल्कि प्लस प्लस साइन प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम लोग सिस भी कहते हैं, प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म। तो बेसिकली पोलर फॉर्म लिखने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए इसका मॉड्यूलस जी, दैट इज आर। बेसिकली इसका मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमें निकालनी आती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। लेट अस फाइंड इट। दैट इज गोइंग टू बी 3 स्क्वायर्ड प्लस माइनस 1 स्क्वायर्ड 9 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो दिस इज द मॉड्यूलस। ओके, और इसके बाद हमारे पास जो कोसाइन थीटा है, अच्छा इसके बाद अब सेकंड चीज जो हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज इट्स आर्ग्यूमेंट। हम लोग देखते हैं दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे हम लोगों को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अब बेसिकली हमें चाहिए होगा कि इसका हमें इंटरवल कौन सा चाहिए। लेकिन लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने तो अपना कम्प्लेक्स नंबर निकालना है। अगर हम लोग डिफरेंट इंटरवल से निकालेंगे तो हम किस इंटरवल को चूज करें? क्या डिफरेंट इंटरवल से डिफरेंट आंसर आएगा? तो सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आप दुनिया का जो मर्जी इंटरवल चूज कर लें आपके आर्ग्यूमेंट के लिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि जो कोसाइन और साइन फंक्शंस हैं ये वर्क करते हैं अगर सेम एंगल है और सेम बेसिकली लाइन है, उसी एक ही स्लोप है ना, उसी के ऊपर हम डिफरेंट तरीकों से देख रहे हैं। तो अगर आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लेंगे वो हमेशा सेम होगा, आप जो मर्जी इंटरवल ले लें। तो लेट अस चूज 0 टू पाई, क्योंकि वो सबसे सिंपल लगता है। दिस इज नॉट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बट कोई भी चूज कर लें आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन याद रखना है व्हेन यू चूज द इंटरवल आपको साइन का लाजमी ध्यान रखना है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव हो, प्लस है तो प्लस एंगल आए। जिस तरह यहाँ पर तो सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर हम लोग दूसरा वाला जो इंटरवल है वो चूज कर लें तो उसके अंदर आपके पास फिर आपको पता है थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव साइन आता है। बट एनीवेज ये हम लोगों ने इंटरवल चूज कर लिया और इसके अंदर हम लोग अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट इज थीटा। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट इन दिस इंटरवल? सो यहाँ पर हमारे पास नाउ अब हम लोग देखें तो इसका क्वाड्रेंट है फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम लोगों ने अपनी ये वाली आर्ग्यूमेंट निकालनी है देन दिस इज दिस वन। जो tan इनवर्स वाले फंक्शन से हमारे पास आएगा, बेसिकली जो हमारे पास अल्फा आएगा, ये वाला एंगल अल्फा हमें पता है वो ये वाला एंगल होगा। नेगेटिव हम लोग इसको नाप लेंगे। अब अगर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें, पॉजिटिव कर लें, तो हम लोगों ने 2 पाई में से इसको माइनस करना है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस अल्फा, यानी कि 2 पाई minus tan inverse of the absolute value of -1 divided by 3 means 2 pi minus tan inverse of 1 divided by 3, और 2 pi minus tan inverse 2 pi minus tan, let us do tan inverse of 1 divided by 3। जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 5.9614 या 5.961। ओके 5.961। तो हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर है कि अगर हम लोगों ने इस नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है दैट इज 3,-1 राइट। तो ये हमारे पास इन पोलर फॉर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 10, 5.961। रिमेंबर दिस इज इन रेडियंस। आप इसको डिग्रीज में भी लिख सकते हैं, बट दिस इज रेडियंस, हम कुछ नहीं लिखेंगे, डिग्री से तो हम सर्कल लगाएंगे। ओके, सो दिस इज आवर आंसर इन द पोलर फॉर्म। यू कैन वेरीफाई दिस यूजिंग द कैलकुलेटर। कंप्यूट मोड में जाएं और उसके बाद आप शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो आपके पास लिखा आ जाएगा पोल, यानी इसका मतलब है पोलर फॉर्म। और यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो फॉर्म है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको देखो जरा से, तो ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसकी आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है दैट इज 3, फिर आप लोगों ने कॉमा डालना है यूजिंग शिफ्ट ब्रैकेट, और फिर आप लोगों ने लिखना है -1, फिर दोबारा से ब्रैकेट डालनी है। तो ये आपको बता देता है कि योर r इज 3.1622 वेट विच इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 10, और योर थीटा इज -0.32। ये जो मैं बता रहा है दिस इज -0.32। दिस इज ये लाइकली जो है यूज करा है हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को, लेकिन वी कैन फिक्स एवरीथिंग बाय राइटिंग इट इन द स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म। यानी हम लोग अब इस वाली पोलर फॉर्म, यानी ये तो पोलर फॉर्म ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें इंटरवल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारे पास इंटरवल है ये स्पेसिफाई करना लाजमी है कि दिस इज दिस वन। लेकिन इसके अंदर हम लोग अगर फाइनल पोलर फॉर्म लिखें उसका आंसर सेम ही होगा, दैट इज आर स्क्वायर रूट ऑफ 10 कोसाइन ऑफ 5.961 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5.961। तो इसका अगर आप लोग फाइनल आंसर निकालेंगे ये कुछ आ जाएगा, इसको बेसिकली इस तरह इतना लिख लेते हैं, दिस इज द फाइनल फॉर्म। आप लोग चाहें तो इसका फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं, बट दिस इज इनफ। ओके,
और बेसिकली हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। पोलर फॉर्म यही है हमारे पास। ओके, दिस इज दी पोलर फॉर्म। और इसके अंदर बेसिकली आप स्पेसिफाई कर दें, अंदर वाले कौन से हैं, स्पेसिफाई ना भी करें तो आंसर सेम आता है, बट इट इज़ बेटर कि आप लोग स्पेसिफाई कर देंगे। आपके आर्ग्यूमेंट जो है वो इस इंटरवल के अंदर पाई जाती है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वापस से ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आपके पास वापस से रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा। एनीवेज, दिस इज द आंसर। इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म। सिर्फ मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालनी है इन एनी इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड पावर यूजिंग डी मोवरेज थ्योरम। तो डी मोवरेज थ्योरम नाम काफी अजीब सा लगता है, लेकिन इट इज वेरी सिंपल थ्योरम। डी मोवरेज थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये सिंपली ये कहता है कि आपके पास कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर आप लोग इसकी पावर ले लें, तो लेट अस से कोई पावर ले लेते हैं, तो आप ऐसे में इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है कोसाइन एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ये है बेसिकली डी मोवरेज थ्योरम। बेसिकली करिए से बिना आपको पावर लेने का एक आसान तरीका दे रहा है, बजाय से आप सारा कुछ की पावर लें, आप डायरेक्टली अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। 3 है उसकी आइडेंटिटी अलग, 4 उसकी आइडेंटिटी अलग। यहाँ पर इस स्पेसिफिक केस में कोसाइन और साइन थीटा के साथ आ सकते हैं, बस डायरेक्टली एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इनकी पावर्स निकालनी है कम्प्लेक्स नंबर्स की, डी मोवरेज थ्योरम, तो और कुछ भी नहीं है ये। तो बहुत ही इजीली अगर हमने कोई सवाल सॉल्व करना है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है 1 माइनस आयोटा पावर 8। तो अब इसी थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 को, कि हम लोगों ने इनकी पावर्स निकालना है यूजिंग डी मोवरेज थ्योरम। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस डू इट, लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन, बाकी सारे सीधे आंसर हो जाएंगे। 1 माइनस आयोटा पावर 8। तो सबसे पहले हम लोग 1 माइनस आयोटा को अलग से कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इट्स पोलर फॉर्म। तो 1 माइनस आयोटा को हम लोग, क्योंकि डी मोवरेज थ्योरम से पोलर फॉर्म पे लगता है, कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका मॉड्यूलस। सो लेट अस कैलकुलेट आर। इसका जो मॉड्यूलस है 1 माइनस आयोटा का, ये हमारे पास निकल आएगा एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर्ड प्लस नेगेटिव 1 स्क्वायर्ड। दिस इज गोइंग टू गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसके बाद जाकर हमारे पास जो आयोटा के आर के बाद जाकर हमारे पास निकलेगा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट इज गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम लोग निकालें तो ये वाला जो है हमारे पास, इट इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि इसका ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। इसका जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। इट इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लेट अस कैलकुलेट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालें किसी का भी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बेसिकली जस्ट नेगेटिव अल्फा होगा, जो कि हमें पता है कि व्हाट इज अल्फा। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव अल्फा, यानी नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 अगर आप लोग निकालें इन रेडियंस, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, और अब इसके बाद जाकर हम इसकी अगर लिख लें इसकी पोलर फॉर्म, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसके बाद जाकर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस आयोटा ऑफ साइन इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, ये हमारे पास निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये हमारे पास आ जाएगा 0.997 प्लस आयोटा साइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये हमारे पास आ जाएगा -0.079 ब्रैकेट। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है वो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, बल्कि नहीं, मुझे इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मैं इसको ज़रा, ये मैंने गलती की है। मैं अगर इस तरह से इसको सॉल्व कर दूंगा तो मैं डी मोवरेज थ्योरम कहाँ से लगाऊंगा, मुझे इसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर डी मोवरेज थ्योरम लगाना है 8 पावर। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगेन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो डी मोवरेज थ्योरम है ही इसलिए कि हमारा आसान हो जाए। हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस आयोटा साइन -1 डिवाइड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 8
इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे और ये पावर ख़त्म हो जाएगी, तो हमें बाद में पावर नहीं लेनी पड़ेगी। तो दिस इज डी मोवरेज थ्योरम, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया जो उन्होंने कहा था यूजिंग डी मोवरेज थ्योरम, यहाँ पर हमने उसको अप्लाई किया है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन अगर हम लोग इसका निकालें, कोसाइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 8, ये तो हमारे पास हो जाएगा जब हम करते हैं -1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 जब हम करेंगे तो -2 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। यानी अगर हम लोग इसको निकालें -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, मैं इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्टली पाई लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आंसर आएगा, वैसे हम यहाँ देखें तो ये कट कर ज़ाहिर -2 डिवाइडेड बाई पाई आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका हम लोगों ने कोसाइन निकालना है, कोसाइन ऑफ -2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ यहाँ पर अगेन -2 डिवाइडेड बाय पाई। अब आप लोग कैलकुलेट कर लें, और हाँ इसकी में हमें 8 पावर लेनी होगी क्योंकि जो हमने 8 पावर यहाँ पर डिमोवेज में अप्लाई किया वो सिर्फ इधर अप्लाई होगा। जब हम ओवरऑल ब्रैकेट खोलेंगे तो वो इधर भी आएगा। ओके, इधर ये आ जाएगा ओवरऑल ब्रैकेट खोल के। अच्छा, ये खत्म हो जाएंगे अब क्योंकि हमारी ब्रैकेट खुल चुकी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 8 और हमारे पास अब ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ -2 डिवाइडेड बाय पाई। कोसाइन अगर हम रेडियंस के अंदर करेंगे -2 डिवाइडेड बाय पाई का, तो हमारे पास ये आ जाता है 0.804 प्लस आयोटा साइन जब हम लोग करेंगे -2 डिवाइडेड बाय पाई का, तो ये हमारे पास आ जाएगा अच्छा, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक गलती करें, तो मैं इस गलती को जल्दी से करेक्ट करता हूँ। ये जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर पाई पाई की तरफ लिखा था, तो ये मैंने मिस्टेक यहाँ पर जब ये किया तो ये -2 डिवाइड बाय पाई नहीं होगा अगर हम इसको सॉल्व करें। सो ये बनेगा -2 पाई, सॉरी -2 पाई ये बनेगा, तो इसको हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। दिस विल बिकम -2 पाई। ओके, अब जब ये -2 पाई बन गया तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग करते हैं कोसाइन ऑफ -2 पाई, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2 पाई अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाता है 0। ओके, तो अब हम लोग अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर, इसका आंसर आ जाता है 16 इंटू 1 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 16 प्लस 0 आयोटा, राइट। और अब हमारे पास फाइनल आंसर इज जस्ट 16, या फिर इन द प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म 16 प्लस 0 आयोटा। हम लोगों ने इसकी पावर निकाल दी है और हम लोगों ने इजीली इसको डी मोवरेज थ्योरम से कर लिया, बजाय कि हम लंबे चक्कर में पड़ते कि पहले सब कुछ कैलकुलेट करते फिर पावर लेते। तो द आंसर दिस इज 16, वी यूज्ड डी मोवरेज थ्योरम, लेकिन पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है और फाइनल आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये भी थोड़ा सा स्केरी लग सकता है बट वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें लिखना है, भी अजीब से कुछ नंबर लग नहीं होंगे बट दीज आर ऑल्सो कम्प्लेक्स नंबर। हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में, हमने पढ़ा पोलर फॉर्म के बारे में। एक तीसरी फॉर्म भी है दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द पोलर फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं यूलर्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये कोई भी इतनी परेशान होने वाली फॉर्म नहीं है। एंड आई थिंक इसके स्पेलिंग गलत है, आई थिंक EULER होंगे, बट एनीवे स्पेलिंग मुझे इतने नहीं आते होते। यूलर्स थ्योरम, सो ये है हमारे पास यूलर्स फॉर्म है ये, और ये निकलती है यूलर्स थ्योरम से, जिस तरह डी मोवरेज थ्योरम था वो एक्चुअली में इस थ्योरम से डिराइव होता है, लेकिन जो डी मोवरेज थ्योरम था उसी तरह एक और थ्योरम है दैट इज यूलर्स थ्योरम। वेरी सिंपल, डी मोवरेज थ्योरम जो है वो हमें एक तरीका बताता था उनकी पावर लेने का, यही तरीका था। यूलर थ्योरम से फिर आता है, अगर आप लोग ई का कांस्टेंट लें, जो यूलर कांस्टेंट है जो कि आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 2.718। मैं भी डिटेल में नहीं जाऊँगा ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज द नेचुरल ग्रोथ कांस्टेंट, बट एनीवेज ई है ये। अगर हम लोग ये वैल्यू ले लें विच इज 2.71828, ये आपको कैलकुलेटर में मिल जाती है, ये वैल्यू अगर हम लोग ले लें और फिर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और उसका वो इंटरनल पार्ट है दैट इज मैं अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सिस थीटा, राइट। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप लोग इसको इक्वल कर सकते हैं आयोटा थीटा के। यूलर्स थ्योरम को ये जो है यूलर्स थ्योरम ये कहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो जो इंटरनल पार्ट है कोसाइन प्लस आयोटा साइन थीटा, वो इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इनटू आयोटा थीटा के। बुनियादी तौर पर आपको ये बताता है अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे तो ओरिजिनली अगर आपने उसको उसकी मॉड्यूलस और दूसरे जो है वो आर्ग्यूमेंट के मुताबिक लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, लेकिन इसी चीज़ को आप लोग यूलर्स थ्योरम के मुताबिक जो आप टाइप भी कर सकते हैं। आप लोग इस तरह में लिख सकते हैं कि आप यूलर्स कांस्टेंट लें, आयोटा आर्ग्यूमेंट कर लें, मॉड्यूलस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बल्कि पड़ेगी, मॉड्यूलस की हमें जरूरत पड़ेगी बिकॉज दिस थिंग इज दिस।
तो आर ई आयोटा थीटा, ये आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये आपकी मॉड्यूलस है, ये आपका यूलर्स नंबर है, ये आपका आयोटा है और ये थीटा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म भी है, तो इस कॉल्ड यूलर्स फॉर्म, दोनों दोनों इक्वल ही हैं, बस आप उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं मॉड्यूलस ई आई थीटा। ओके, तो बेसिकली ये उन्हीं फॉर्म्स के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है और अब हमें ये सिंपली कहना है कि इसको आप लोग a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर लिखें। इसके अंदर बेसिकली इन सारे सवालों के अंदर जो देख के लग रहा है वो ये है कि मॉड्यूलस यहाँ पर इन सारे सवालों के अंदर 1 है, r इज 1, तो बेसिकली उन्होंने इसको डायरेक्टली स्किप कर दिया है, बट बेसिकली वो तो आप मतलब बस वो 1 है तो वो उसी तरह डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया है। एनीवेज, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो तरीका है, आप इसकी अलग से पावर लेने बैठे जो बहुत लंबा काम है, हम लोग डायरेक्टली यूलर्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, बाकी सारे इसी तरह हो जाएंगे। यूलर्स पाई टू आयोटा, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देता हूँ उस फॉर्म में, आर तो है ही 1, तो ये हो जाता है हमारे पास कोसाइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2, राइट, प्लस साइन प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2, ये यूलर्स थ्योरम कहता है कि ये इसके बराबर होगा। इसके बाद जाकर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। कोसाइन आप लोग लेने ध्यान रखें रेडियंस में है, ये पाई आपको बता देता है कि ये रेडियंस में है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता, यानी इन्होंने जब इधर कोई डिग्रीज का साइन नहीं डाला हुआ, इसका मतलब ये रेडियंस में ही है, और आप लोग नॉर्मल मैथ्स के अंदर रेडियन में ही लिखते हैं। तो ये हो जाता है आपके पास 0 प्लस और साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 इज 1, आयोटा 1, तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज आयोटा। तो हमारे पास ये चीज़ इस फॉर्म के अंदर अगर हम लोग लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगी 0 प्लस आयोटा, ये 0 प्लस 1 आयोटा। ओके, सो ये है हमारा फाइनल आंसर कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये है। ओरिजिनली दिस इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर, बट वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। बाकी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, सिस बेसिकली वही कोसाइन आयोटा साइन, बेसिकली पोलर फॉर्म्स लिखी हुई हैं। इनमें सेकंड पार्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगेन हमें सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 कोसाइन पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, और इसके बाद 7 कोसाइन ऑफ पाई को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कोसाइन ऑफ पाई हमारे पास होता है -1 प्लस साइन ऑफ पाई हमारे पास होता है 0, आयोटा 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 इंटू -1 -7। सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास -7 प्लस 0 आयोटा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बेसिकली वेरी सिंपल। कैलकुलेटर से भी हम इसको डबल वेरीफाई कर सकते हैं, कंप्यूटर मोड में जाकर, कंप्यूट मोड में जाकर वहाँ से आप लोग रेक्ट फॉर्म लें, शिफ्ट माइनस, ताकि आप लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। फर्स्ट वाला आप लोग मॉड्यूलस लिख दें, सेकंड वाला आप लोग एंगल लिख दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट एनीवेज आर्ग्यूमेंट लिखना तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग टू क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड गिव द रिजल्ट्स इन पोलर फॉर्म। तो इनको हम लोगों ने परफॉर्म करना है और हमें जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो पोलर फॉर्म के अंदर देने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज़ दिस वन, तो इसको हम दोनों ने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, तो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई उस तरह से नहीं करूँगा, ये हम लोग उसके अंदर कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर मैं कॉम्प्लेक्स मोड में जाकर इनको मल्टीप्लाई करूँ 1 प्लस आयोटा, बेसिकली है तो बड़ा इजी, फॉइल मेथड हम लोग यूज़ कर लेंगे, बिकॉज बोथ आर पॉलिनोमियल और बोथ आर बाइनोमियल्स, वो नहीं होंगे तो हम लोग नॉर्मल मेथड यूज़ कर लेंगे। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये हमारे पास होने वाला है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये होगी हमारे रियल फॉर्म, प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज इमेजिनरी पार्ट आयोटा। ओके, तो दिस इज इन रेक्टेंगल फॉर्म। अब हमने फाइनल आंसर जो है वो पोलर फॉर्म में देना है, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन पोलर फॉर्म। ये तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली अपनी आर्ग्यूमेंट लिख सकेंगे। बेसिकली हम लोग डायरेक्टली अपना जो थीटा है उसको लिख सकेंगे एज अल्फ़ा, और अल्फ़ा में पता है इट इज द tan इनवर्स of the absolute value of b divided by a, which is the tan inverse of square root of 1 minus square root of 3 divided by 1 plus square root of 3 absolute valued। और अगर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, so to find the absolute value of 1 minus square root of 3 1 plus square root of 3, सो ये बेसिकली अगर आप डिवाइड कर दें, बेसिकली मैं इसको 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप नीचे कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड कर दें, तो ये -2 प्लस 3 आ जाता है, राइट, -2 प्लस 3 आ जाता है।
और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाता है, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. ओके, let us calculate the tan inverse, and we will be in degree mode, we will be in radians mode. 2 minus square root of 3, this will be 1 divided by 12 pi. ये आ गया हमारा थीटा, और अब ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया है. एंड दिस इज ये प्रिंसिपल भी हो सकता है, लेट अस कॉल इट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव पाई पाई. लेकिन अब आपको पता है कि हमारे पास दूसरा अगर हम इंटरवल ले लें उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सेम ही होता है. और दूसरी जो चीज़ हमें निकालनी है द मॉड्यूलस, जिसको हम लोग आर कहते हैं, या फिर इसका मॉड्यूलस द कम्प्लेक्स नंबर इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. मैं इसको भी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, वो मैं आते ही है बार बार क्या करें. डायरेक्टली अगर मैं कैलकुलेटर पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ, शिफ्ट हाइफ करके बाहर आ जाएंगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये होता. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, अब हम फाइनल जो फॉर्म है उसके अंदर लिख सकेंगे अपने हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को. इसको हम जो मर्जी नाम दे दें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 12. दिस इज द फाइनल पोलर फॉर्म. अच्छा, एक बहुत ही बड़ा एरर हमने कर दिया. इसे था छोटा सा लेकिन हमसे ओवरलुक हो गया, उसको जल्दी से हम लोग फिक्स कर लेते हैं. मैंने अभी अभी देखा है कि हम लोगों ने जब ये किया तो दिस इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने प्लस से गलती कर ली. अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो है इसको ओवरऑल हमें जाहिर सी बात है कंप्यूट करना पड़ेगा. 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 करें, दिस इज ग्रेटर देन 0, 2.73 आता है. दिस मीन्स कि ये पॉजिटिव है. 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 करें, अगर हम ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज नेगेटिव 0.73. तो ये बेसिकली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, ये 0 से छोटा है. बट एनीवेज दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसके मुताबिक हमें छोटा सा शिफ्ट करना पड़ेगा कि अब ये हमारा नेगेटिव अल्फा हो जाएगा. हमें पता है प्रिंसिपल का नेगेटिव पाई बाय 12 आएगा, तो बस सिंपल ये होगा कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो ये हमसे एक गलती हो गई. बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Final question number 7. Perform the indicated operations in each and express the results in the form a plus iota. अब ये थोड़ी सी नई चीज़ है, क्योंकि अब हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है पोलर फॉर्म्स को. तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक है, यानी ये उस तरह से नहीं होगा जैसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे. फाइनल आंसर हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है. वेरी सिंपली अगर मैं इनमें से एक ऐसा सवाल करूँ जिसके अंदर हमें एडिशन का भी पता चल जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, या सब्ट्रैक्शन डिवीजन में आ जाए, दोनों एक तरह के होते हैं. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5. तो अब जो पोलर फॉर्म के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो काफ़ी इजी है. मल्टीप्लाई डिवाइड में आपने सिंपली ये करना है, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 1 है, कम्प्लेक्स नंबर 1 है जी आपके पास R1 और सिस थीटा 1, और कम्प्लेक्स नंबर 2 है आपके पास इन द पोलर फॉर्म R2 सिस थीटा 2 आर्ग्यूमेंट 2. ओके, तो ये तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं. अगर आपने इनको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेट अस से आपने इनको डिवाइड करना है, सिस थीटा 1 डिवाइडेड बाय R2 सिस थीटा 2. बजाय ऐसे कि आप इस सबको जो है वो अलग अलग सॉल्व करें और फिर डिवाइड करें, जो कि बेसिकली किस्म का रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिवाइड करें होंगे, आप लोग इनको डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं. बेसिकली इसको आप जल्दी से ड्राइव कर सकते हैं. अगर आपको हल्की सी भी मैथ्स आती है आपको फॉरन समझ आ जाएगा, बुक के अंदर डेरिवेशन भी मौजूद होगी. लेकिन आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं एज R1 माइनस R2, और नहीं R1 डिवाइडेड बाय R2, ये तो डायरेक्टली ड्राइव हो गए, डिवाइड हो गई. ये जो चीज़ है इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं एज सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2. ये बेसिकली जब आप लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ लगाते हैं तो ये आंसर आपको निकल आता है. ओके, तो डायरेक्टली आप लोग कर लेंगे, इसके अंदर कोई इतना लंबा रॉकेट साइंस नहीं होगा. बट एज फॉर मल्टीप्लिकेशन उसके लिए भी एग्जैक्टली यही रूल अप्लाई होगा. लेकिन अब आपको आइडिया होगा, हम यहाँ पर प्लस कर देंगे. अगर आपने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं इन द प्रीवियस क्लासेस, R1 R2 और सिस, अगर आपने करना है R1, बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि Z1 डॉट Z2 अगर आपने करना है तो डायरेक्टली आप लोग करेंगे R1 डॉट R2 सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2. जहाँ तक बात है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, उसके लिए इस तरह की कोई शॉर्टकट, ये शॉर्टकट एनालिटिक्स है. चाहे तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं, इसको आप लोग पूरा सॉल्व करें. बेसिकली इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करें. जब आप पूरा सॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाता है,
आप लोग इसको पूरा सॉल्व करें फिर डिवाइड करते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन दिस इज अ शॉर्टकट वे। यहाँ पर भी आप लोग इनको पूरा कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देयर इज नो शॉर्टकट वे, ये आइडेंटिटीज इसकी कोई है ही नहीं ऐसी, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में देयर इज नो शॉर्टकट वे, आपको डायरेक्टली पूरा स्टेप करना पड़ेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, कि अगर आपको कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपको पहले उनको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर वापस से आप कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। ये चीज़ आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर वाले शॉर्टकट मेथड हैं जो आपका टाइम बचाएंगे, तो हम ऊपर वाले शॉर्टकट मेथड को यूज़ करेंगे जहाँ हम यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो ये आपको उम्मीद से समझ आ गई। हम लोग कर लेते हैं एक ऐसा सवाल जिसके अंदर इनमें से काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएँ, उसी को हम लोग करेंगे, बाकी सारे इस तरह हो जाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन, 10 और कोसाइन ऑफ 143 डिग्री। तो अब ये आपने याद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिग्रीज का साइन ना भी डला हो तो ये देख के समझ आ रही है कि ये डिग्रीज में है, क्योंकि कोई पाई नहीं है या फिर ये बहुत ज़्यादा कोई पॉइंट्स में नहीं है, ये एक नॉर्मल इंटुएशन है। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि डिग्रीज, अगर डिग्रीज ना बताएंगे देन इट इज़ ऑटोमेटिकली इन रेडियंस। पाई या पॉइंट से भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी। अगर कभी पेपर के अंदर आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, कोई पाई वगैरह भी नहीं है और डिग्री का साइन नहीं है, तो आई लाइकली वो डिग्री है, लेकिन ये वैसे उनकी गलती होगी अगर पेपर वाले करते हैं, उनको बताना चाहिए कि ये क्या है। एनीवेज प्लस आयोटा साइन ऑफ 143 डिग्रीज और डिवाइडेड बाय 5 कोसाइन ऑफ 8 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन ऑफ 8 डिग्रीज। ओके, सबसे पहले तो अगेन यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे ऊपर वाली साइड पर, अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो इसके अंदर हमारे पास डिवीजन हो रही है, इसके अंदर हमारे पास कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही। अच्छा, इन सब के अंदर हमारे पास पोलर फॉर्म में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मौजूद नहीं, शायद इसलिए कि वो डायरेक्टली उस तरह से हो जाएंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इनकी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। बट एनीवेज 10 डिवाइड बाई 5 अगर हम लोग करें, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन का तरीका बहुत ही सिंपल है, हमने पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहाँ करके वापस पोलर फॉर्म में लेंगे, वो आप कर ही सकेंगे। 10 डिवाइड बाई 5 करते हैं, डायरेक्टली मॉड्यूलस को डिवाइड करते हैं, जैसे हमें पता है 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाता है 2। बाकी इसको अगर हम लोग अलग से सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वाला जो है और ये वाला जो है हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एज कोसाइन ऑफ 143 माइनस 8 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन ऑफ 143 माइनस 8 डिग्रीज। ओके, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, और इसके बाद ये हो जाएगा 2 कोसाइन ऑफ बेसिकली 143 माइनस 8 अगर हम लोग करें दैट इज़ 135, तो कोसाइन ऑफ 135 ऊपर से लाजमी आप लोगों ने डिग्रीज मोड कर लेना है, तो हम लोग यहाँ से डिग्रीज मोड कर लेते हैं। कोसाइन ऑफ 135 143 माइनस 8 इज 135, कोसाइन ऑफ 135 इज इन डिग्रीज -2 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 135 डिग्रीज स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई। और अब बेसिकली अगर आप इनको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। आवर फाइनल आंसर इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा इज नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, तो बेसिकली हमने जो एसएलओस कवर किए अकॉर्डिंग टू एनसीपी 2022 23 22 23 भी कहते हैं, एनसीपी 22 23 के मुताबिक, जिसके ऊपर ये बुक बनी हुई है कैंटअप की, जिसके ऊपर हमारी पाकिस्तान की तमाम बुक्स हैं जो हमने एसएलओस कवर किए, जो सारी बुक्स हैं सेम है। एक्सप्लेन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्क्राइब द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, अप्लाई द ऑपरेशन विद कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो जो सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट एसएलओ है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिकली मैथ्स में जाहिर सी बात है हम इसको अप्लाई ही करेंगे और एक्सप्लेन भी जाहिर सी बात है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है जो हमने शुरू में दिया था तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग एक्स और वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं टू लोकेट अ पॉइंट इन द प्लेन, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू यूज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस एंड, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट या मॉड्यूलस एंड एंगल अभी के लिए आप कहेंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी के लिए भी हो सकता है। मॉड्यूलस एंड एंगल, इन दोनों को इस्तेमाल करके जब आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, चाहे वो कम्प्लेक्स नंबर का हो जिसका भी हो, उसको आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये दो तरीके हैं जिनसे आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों में से आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी को चूज कर लें। डिस्क्राइब द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और हम किस तरह से एक कम्प्लेक्स नंबर को पोलर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वी यूज आर सिस थीटा।
और फिर अप्लाई द ऑपरेशंस जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कैसे करेंगे जब वो पोलर फॉर्म में होंगे, ये भी हमें आता है। और जो इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आर्ग्यूमेंट का, जिसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट इंटरवल्स के आर्ग्यूमेंट, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। अब आप इक्वेशन भी खुद से बना सकते हैं। एनीवेज, दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 1.3 फ्रॉम कैंटअप। वी आल्सो सॉ द एस लॉस दैट वी कवर्ड।